ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला, और इसलिए सबकी निगाहें इसी के ऊपर टिकी हुई हैं कि आज यहां पर विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अब कल तक जो परिदृश्य है वो कैसा रहेगा। चूंकि जाहिर है कि जो तमाम चीजें हैं वो बिल्कुल फाइनल हो चुकी हैं, वो अंतिम स्वरूप में पहुंच चुकी हैं, और कुछ नए चेहरे जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, जो कि बहुत युवा चेहरों के तौर पर हैं, उनको मौका इस बार दिया जा सकता है, ये जानकारी मिल रही है। और उसमें बहुत सारे नए चेहरे ऐसे हैं जो कि काफी बड़े मार्जिन से जीत करके आए हैं। तो ये बहुत संभव है कि इस बार आपको योगी मंत्रिमंडल के अंदर वो चेहरे भी नजर आए। चूंकि डिलीवरी कैसे करनी है, काम को किस तरह से करना है, किस तरह से आपको जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको बरकरार रखना है, ये सारी प्राथमिकताओं में है। और चूंकि इस बार और भी ज्यादा अब जो चैलेंजिंग है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी, चूंकि विपक्ष के तौर पर भी अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने अपनी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है, यानी कि वो विपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे। और जाहिर बात है चूंकि समाजवादी पार्टी ने भी इस बार जो प्रदर्शन है 2017 के मुकाबले काफी बेहतर किया है, और इसलिए वो विपक्ष भी इस बार आपको एक सशक्त भूमिका में नजर आएगा। इसलिए वहां पर भी जो चुनौतियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए होंगी। तो इसलिए इन सारी ही परिस्थितियों में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को चलाएगी, यहां पर चेहरों के तौर पर किस तरह से शामिल करता हूं कि आगे की कार्रवाई तो जो सहयोगियों की मैं बात कर रहा था, जो उसमें जयप्रकाश निषाद को मौका मिल सकता है, ये एक जानकारी सामने आई, जो कि निषाद पार्टी की तरफ से दो उनके कोटे से मंत्री बनाए जा सकते हैं। अनुप्रिया पटेल अपना दल, वहां से भी दो मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है, ये भी जानकारी है। और इसके अलावा डिप्टी सीएम जो होंगे वो उस पर भारतीय जनता पार्टी का ही कोई चेहरा होगा, लेकिन वो चेहरा कौन सा होगा ये चर्चा लगातार बहुत सारे नामों को लेकर के है। लेकिन उसमें अब क्या आगे फैसला लिया जाता है ये हम लोग को देखना होगा। नरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, नरेंद्र का रुख कर लेते हैं। नरेंद्र, अंदर की तस्वीरें हम लोगों ने देखा, चूंकि वहां पर कार्यक्रम जो है वो अब लगभग शुरू हो चुका है, चूंकि अभी अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनका सम्मान हुआ और सभी लोगों को वहां पर एक दूसरे को सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन जो चर्चाएं सबसे ज्यादा हैं इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर, वो हैं मंत्रिमंडल के अंदर चेहरों को लेकर के। उसको लेकर के क्या जानकारी, क्योंकि तमाम विधायकों को आते जाते आपने देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको क्या समझ में आ रहा है, या वहां पर कोई सुगबुगाहट या कोई चर्चा इसको लेकर के कोई जानकारी आपके पास नरेंद्र? नरेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, नरेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो ये बड़ी जानकारी लगातार हम आपको पहुंचा रहे हैं। तो युवा और नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है, महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। ये तमाम ऐसी अहम चीजें हैं जो कि लगातार इस समय चर्चा हो रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, और इस बीच क्या कुछ वहां पर भी कहा जाएगा ये भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक बार चर्चा में वापस लौटते हैं। मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, मैं उमाशंकर पांडे जी का रुख कर लेता हूं। उमाशंकर पांडे जी, शपथ होनी है कल और आज विधायक दल का नेता चुना जाना है, किस तरह से इसको आप देखते हैं? आपका एक रिएक्शन मैं इसके ऊपर चाहूंगा। उमाशंकर पांडे जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ आयुष जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। हाँ देखिए आयुष जी, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है उत्तर प्रदेश की सत्ता को अगले 5 साल तक और चलाने के लिए। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की प्रक्रिया में है, और उस सरकार बना के निश्चित रूप से जो उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ वादे किए हैं वो उनको पूरा करना चाहिए। जनता ने जो जनादेश दिया है वो उसका एक महत्व है, और उस महत्व के अंतर्गत जो जन संकल्प लोक संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया था, जिसमें तमाम तरीके की घोषणाएं की थी, उनको पूरा करके जनता के विश्वास को बहाल करना भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि आज सरकार बनने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी का उन वादों को, उन घोषणाओं को पूरा करने का दिन शुरू हो जाएगा, और तमाम तरीके का है। देखिए आयुष जी, सरकार बनने जा रही है, तो जब सरकार बन जाएगी, सरकार 2-3-4 महीने चल जाएगी, तो एक विपक्ष के रूप में तब कांग्रेस पार्टी इस पर आगे कोई चर्चा करेगी। लेकिन आज जनता ने जनादेश दिया है, उस जनादेश का सम्मान है। योगी जी
विधायक दल के नेता बने, मुख्यमंत्री बने, सरकार चलाएं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारी उनको शुभकामनाएं हैं, हमारा उनको बधाई है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उत्तर प्रदेश की जनता से किए हुए वादों को पूरा करें। कृष्ण मोहन जी, एक तो देखिए एक बड़ी बात जो मनोज जी ने कही कि देखिए अखिलेश यादव तो इसलिए नहीं जाने वाले हैं क्योंकि आप लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है। उन्होंने पिछले जो चुनाव हुए लोकल बॉडीज के उसका जिक्र किया, अभी एमएलसी के चुनाव के अंदर हाल फिलहाल में जो हुआ उसका जिक्र किया, और इसलिए आप लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इसलिए अगर आप उनको बुला भी रहे हैं, इन्वाइट भी कर रहे हैं, तब भी अखिलेश यादव वहां पर नहीं जाने वाले हैं। और दूसरा जो उमाशंकर जी कह रहे हैं कि जो चुनौतियां आप लोगों के सामने होंगी वो यही हैं कि जो वादे आपने किए हैं वो आप कैसे पूरा करेंगे, और इसके लिए आपको ही जनता ने दोबारा से चुना है, तो क्या वो प्राथमिकताओं में दिखेगा और कैसे कर पाएंगे उसको, ये भी सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है। दोनों ही विषयों पे आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं। देखिए, अखिलेश जी लोकतंत्र में यदि विश्वास रखते हैं तो उनको इस जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। आप देखेंगे कि अखिलेश जी की 125 सीटें आई, तो क्या उन 125 सीटों पे जो जीते हैं वो, तो वहां पे लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, और जहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई वहां पे लोकतंत्र की हत्या हो गई। तो देखिए, यदि आपको संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है, आपको चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है, आपको देश की जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, आपको अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है, अपने सहयोगियों पर विश्वास नहीं है, तो किस पर विश्वास है? ये सारी चीजें देश की जनता देख रही थी, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही थी कि 1217 में किस तरह से इन्होंने उत्तर प्रदेश चलाया था, और जब ये चुनाव प्रचार में गए इनके सहयोगी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे और कैसे उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित कर रहे थे। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा और उसने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया। तो अखिलेश जी को इस जनादेश का स्वागत करना चाहिए। हो सकता है अगली बार वो जीते, जनता उनको स्नेह दे, प्यार दे और वो पुनः मुख्यमंत्री बने। पर तो इस तरह से आरोप लगाना कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो बंगाल में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, हम तो वहां हारे। तो हमने, भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी ये नहीं कहा कि लोकतंत्र की वहां हत्या हुई। हम तो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और जनता के जनादेश का स्वागत करते हैं। बिल्कुल, लेकिन जी, लेकिन प्राथमिकताएं क्या रहने वाली? ठीक है, देखिए अब आपको तो मैंडेट के साथ भाई जनता ने बिठा दिया है, लेकिन जो वायदे किए, जो कि पिछली बार भी विपक्ष ये कहता रहा कि आप लोगों ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया उसमें आप लोगों ने जो किए गए वायदे थे उसको पूरा नहीं किया। इस बार भी आप नए वायदों के साथ में हैं, उसको कैसे पूरा करेंगे? पिछली बार 5 वर्ष की सरकार में 2 वर्ष कोरोना काल निकल गया। उन 2 वर्ष के कोरोना, 3 वर्ष के मात्र 3 साल की सरकार में हमने अपने जो संकल्प जनता से किए थे, संकल्प पत्र जो जारी किए थे, उसमें 92% हमने वादों को पूरा किया। 2 साल यदि कोरोना न होता तो हम 100% जाते। अब इस बार हमने जो वादे किए उसमें जनता, बिजली, किसानों के लिए जो बिजली मुफ्त देने की बात की है उस पर हम कार्य करेंगे, शिक्षा पे कार्य करेंगे, सड़क पे काम करेंगे। लेकिन बेसिक जो हमें सबसे पहली प्राथमिकता है वो प्राथमिकता रोजगार की होगी। उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार में 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था। 3 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट को हमने धरातल पर लाकर रोजगार उत्पन्न किए। 7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो बचा था उसको हम धरातल पर ला रहे हैं और देश और दुनिया से अन्य लोगों को बुलाकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा के बहुत बड़े स्तर पे रोजगार उत्पन्न करने की बात हम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करेंगे और देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के व्यवस्था के अनुरूप हम आगे बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाल हो, एक सम्मान पूर्वक जीवन जिए। चलिए कृष्ण मोहन जी, हम लोग भी देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि भाई आप लोग ये करके दिखाएं, ग्राउंड पर वो चीजें हम लोगों को नजर भी आए। मेरे साथ मेरे सहयोगी नरेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं, मैं नरेंद्र का रुख करूंगा। नरेंद्र, इस समय क्या जानकारी आपके पास में है? चूंकि अंदर तो हम लोग देख रहे हैं लोक भवन के अंदर औपचारिकताएं हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा संभावित चेहरों को लेकर के है और उसमें भी सबसे ज्यादा चर्चा अगर है किसी चीज को लेकर तो वो डिप्टी सीएम को लेकर के। अब वहां जानकारी क्या है, किस तरह की चर्चाएं हैं वहां पर? क्योंकि आज तो सारे विधायक, सारे चेहरों को हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अभी चर्चा जो वहां पर हो रही है उसमें क्या है जानकारी आपके पास? चलिए नरेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी इस बीच एक बड़ी जानकारी, विधायक दल के नेता योगी आदित्यनाथ चुन लिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी है, योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना गया है, तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हालांकि ये एक औपचारिकता मात्र ही था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया था और इसलिए तय था कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पर ही प्रोजेक्ट किया गया है और ऐसे में अब विधायक दल के नेता के तौर पर भी उनको चुन लिया गया है। कल शपथ ग्रहण होना है, तो ये बड़ी जानकारी है। हालांकि अभी लोक भवन की तस्वीरें आपने देखी जहां पर अमित शाह
योगी आदित्यनाथ, धर्मेंद्र प्रधान, तमाम बड़े चेहरों को आपने देखा। उसमें केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह सभी वहां पर मौजूद थे बड़े चेहरों के साथ। आज यहां पर विधायक दल की मौजूदगी में जो नेता है चुना गया है। सुरेश खन्ना की तरफ से प्रस्ताव रखा गया था, विधायक दल के नेता योगी आदित्यनाथ चुने गए। ये बड़ी जानकारी है और इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें विधायक दल का नेता योगी आदित्यनाथ को चुन लिया गया है। तो विधायक दल के नेता के तौर पर अब योगी आदित्यनाथ को चुना गया है और कल अब शपथ होनी है योगी आदित्यनाथ की, जहां पर एक बड़े कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। नरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। नरेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल आयुष मिल रही है जी नरेंद्र, चूंकि अभी जो जानकारी है वो यही है कि अब योगी आदित्यनाथ को चुन लिया गया है विधायक दल का नेता। सुरेश खन्ना ने प्रस्ताव रखा, 272 विधायकों ने उनको अपने नेता के तौर पर चुना है। लेकिन वहां पर अभी माहौल क्या है, क्या चर्चाएं वहां पर, चूंकि लगातार आप वहीं पर मौजूद हैं, तमाम लोगों को आते जाते आप उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, चर्चा क्या है सियासी तौर पर वहां पर, चूंकि बहुत सारे चेहरों को लेकर के हम लोग देख रहे हैं कि इस समय संशय की स्थिति बनी हुई है। नरेंद्र जी बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ को विधायकों ने अपना नेता चुन लिया है। इस तरीके से जो बैठक चल रही थी वहां से ये सूचना आ रही। और अगर लोक भवन के बाहर की बात की जाए तो यहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है। इनमें उत्साह है, सरकार गठन को लेकर इनमें खुशियाँ हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से लेकर लोक भवन के गेट तक बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और सभी में उत्सुकता है कि सरकार के गठन को लेकर कौन मंत्री हो रहा है, उनके क्षेत्र से किसी को किस स्तर का मंत्री बनाया जा रहा है। ये सारी चीज़ों को लेकर इन कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साह देखा जा रहा है और लगातार ये चर्चा भी कर रहे हैं। जी नरेंद्र, कुछ परिवर्तन के कुछ संकेत हैं क्या वहां पर? चूंकि कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है, जानकारी ये भी है, कुछ संभावित जिनके नामों की चर्चा लगातार हो रही है, क्या कुछ फेरबदल या कुछ नए चेहरे जिनको लेकर के सबसे ज्यादा है चर्चा वहां पर? अगर ऐसी कोई जानकारी तो इसको भी अपडेट करें नरेंद्र। देखिए आयुष, सबसे बड़े जो नाम हैं उसमें डिप्टी सीएम को लेकर के दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। सभी लोग इन्हीं के नामों पर फोकस बनाए थे कि आखिर इन दोनों में से किसी को हटाया तो नहीं जाएगा। लेकिन जो जानकारियां मिल रही हैं उसके हिसाब से केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा दोनों डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं। साथ ही जो बड़े कद्दावर मंत्री थे वो भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा रहे हैं जो चुनाव जीत करके आए हैं। अगर नए चेहरों की बात की जाए तो करीब 11 से ऐसे मंत्री रहे हैं जो चुनाव हारे हैं और बाकी कुछ लोग दल छोड़े हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए कैबिनेट में नए चेहरे शामिल करना आसान हो गया। 15 लोग अपने आप बाहर हो चुके हैं और अगर 5 से 7 संख्या और बढ़ा दी जाएगी तो 20 से 22 ऐसे चेहरे होंगे, 25 तक पहुंच सकते हैं नए चेहरे होंगे, जिसमें क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण को ध्यान में रखा जाएगा और आगामी लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर सबकी हिस्सेदारी योगी मंत्रिमंडल में सुनिश्चित की जाएगी। बिल्कुल नरेंद्र, ये बात आपने बड़ी कही कि 2024 उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हम लोगों ने विधानसभा में देखा कि उत्तर प्रदेश का ये खुद का चुनाव था। अब लोकसभा के अंदर चूंकि हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश की अपनी एक बड़ी भूमिका है, सहयोगियों को साथ लेकर के जो विधानसभा का चुनाव लड़ा गया उनको प्रतिनिधित्व किस तरह से दिया जाएगा, इसको लेकर के भी बहुत चर्चाएं हैं। जानकारी इसको लेकर के क्या है, सहयोगियों को किस तरह से एडजस्ट किया जा रहा है या उस पर क्या फोकस है भारतीय जनता पार्टी का, जानकारी वहां पर क्या है आपके पास? देखिए, अगर सहयोगियों की बात की जाए तो अपना दल यस के ज़्यादा विधायक हैं, उसके बाद निषाद पार्टी के हैं, तो अपना दल यस को 2 स्थान मिल सकता है, यानी कि 2 मंत्री उनके हो सकते हैं। निषाद पार्टी से 1 मंत्री शामिल हो सकता है योगी के मंत्रिमंडल में। अगर बात की जाए जिस तरीके से बीएसपी के वोट बैंक बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए हैं, तो ऐसे में उस वर्ग के जो नेता चुनाव जीते हैं
अपने क्षेत्र में प्रभुत्व रखते हैं, उनकी साख है, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। एक बड़ा मैसेज दिया जाएगा कि जिन लोगों ने वोट किया है, जिनकी हिस्सेदारी रही है, उनको सम्मान दिया गया है, उस वर्ग को सम्मान दिया गया है और क्षेत्रीय समीकरण भी साधे जा रहे हैं। जहां पे बीजेपी की बड़ी जीत हुई है वहां से ज़्यादा मंत्री बनाए जाएंगे, इस पर भी मंथन हो चुका है और अब देर रात तक हो सकता है कि नामों की लिस्ट सामने आ जाए, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह से में कल फाइनल हो जाएगा, जिसको लेकर के कयास लगाए जा रहे थे। बड़ी बैठक के बाद ये फैसला किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे सभी वर्ग, सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए ये मंत्रिमंडल होगा। जी नरेंद्र, चूंकि महिलाओं की जो भूमिका है या महिलाओं की जो भागीदारी है, चूंकि प्रधानमंत्री ने भी जीत के बाद जब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में जो संबोधन दिया था उसमें महिलाओं की भूमिका को उन्होंने सराहा था, क्या मंत्रिमंडल के अंदर वो एक रिफ्लेक्शन दिखेगा? क्योंकि संदेश तो 24 में देना है, इसलिए क्या महिलाओं को भी आप देखने को मिलेगा कि ज्यादा संख्या में हमको नजर आए कि उनको कोई जिम्मेदारी या फिर मंत्रिमंडल के अंदर शामिल करके एक संदेश उस वर्ग को भी दिया जाए? बिल्कुल आयुष, आपने सही कहा। जब पोलिंग बूथों पर लाइनें लगी थी उस समय महिलाओं ने भी सुरक्षा के मुद्दे को लेकर वोट किया था और बड़ी संख्या में महिलाएं जीतकर आई भी हैं भारतीय जनता पार्टी में। आदित्य सिंह जो पार्टी बदली थी वो जीतकर आई हैं, उनका नाम सामने आ रहा है, बेबी रानी मौर्य का नाम सामने आ रहा है। ये दो नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और कुछ और पश्चिम से नाम आ सकते हैं, यानी कि महिलाओं को हिस्सा दिया जाएगा, उनकी भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जाएगी और बीजेपी इसको जरूर फोकस करेगी कि महिलाएं जिस तरीके से हर जात वर्ग से बीजेपी की वोटर हैं, तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व योगी कैबिनेट में जरूर होगा। चलिए, नरेंद्र से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा से कोशिश करेंगे कनेक्ट होने की, तो हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और क्या खाका होगा, क्या स्वरूप होगा, इस पर भी हमारी निगाहें लगातार बनी रहेंगी। चूंकि सीधे तौर पर अगर आप इसको देखेंगे तो 2024 के अंदर भी बहुत कुछ यहां से जो संदेश है वो देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा होगी। हालांकि अभी जो औपचारिकताएं हैं वो आगे बढ़ रही हैं। देखिए, सुरेश खन्ना ने योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव रखा, 272 विधायकों ने उनको अपने विधायक दल का नेता चुन लिया और अब इसी समर्थन पत्र को लेकर के अब से थोड़ी देर के बाद राज्यपाल के पास पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ, जो कि सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। मुलाकात होगी राजभवन में जाकर के राज्यपाल के साथ में, वो तस्वीरें भी और वो जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और फिर कल एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है लखनऊ के ही कान्हा स्टेडियम में, जहां पर आप देखेंगे कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के कार्यकर्ताओं तक की एक पूरी आपको जो फेरिस्त है वो वहां पर देखने को मिलेगी और भारी संख्या में वहां पर जो भीड़ है वो कहा जा रहा है कि जुटने वाली है। चूंकि तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, तकरीबन ये जो संख्या है वो हजारों में होने वाली है। कान्हा स्टेडियम के अंदर भव्य आयोजन किया गया है। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के जितने मुख्यमंत्री हैं वो सब आपको कल यहां पर नजर आएंगे। साथ ही साथ 5 स्टेट के अंदर चूंकि डिप्टी सीएम भी हैं, उनको भी यहां पर आमंत्रित किया जाएगा, वो सब भी कल पहुंचने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के एक भव्य आयोजन है। आज की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद कल का जो शपथ ग्रहण है, अब निगाहें सबकी उस पर टिकी हुई हैं कि आखिर कल योगी मंत्रिमंडल के अंदर वो कौन से चेहरे हैं जो कि शामिल हो सकते हैं। हालांकि कुछ संभावित नाम हम लोगों के पास में है जिनका जिक्र लगातार हो रहा था, वो नाम मैं एक बार आपको बता देता हूं जिनकी चर्चा इस समय सबसे ज्यादा हो रही है। देखिए, मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाना है। सुरेश खन्ना विधानसभा अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। डिप्टी सीएम में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य। हालांकि ये सब सूत्रों के हवाले से जानकारी है, क्योंकि पुष्ट खबर या फिर औपचारिक तौर पर इसका ऐलान कल ही होगा शपथ ग्रहण के दौरान। ये जो मैंने आपको 3 नाम बताए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ को आप मुख्यमंत्री के तौर पर देखेंगे, लेकिन सुरेश खन्ना इस बार विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर आपको नजर आएंगे। डिप्टी सीएम में दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, इसमें कोई परिवर्तन अभी नहीं होने वाला है, जो जानकारी हम लोगों को मिली है। कैबिनेट मंत्री के तौर पर अगर आप देखेंगे तो सतीश महाना हो गए। बेबी रानी मौर्य इस बार आपको नहीं नजर आएंगे कैबिनेट के अंदर। डॉक्टर धर्मपाल सिंह आपको दिखेंगे कैबिनेट में। जितिन प्रसाद, जिनको अभी हाल में ही शामिल किया गया था, वो एक बार फिर से आपको कैबिनेट में दिखेंगे। श्रीकांत शर्मा, जो कि ऊर्जा मंत्री रहे, वो भी एक बार फिर से रहेंगे। सिद्धार्थनाथ सिंह भी आपको फिर से दिखेंगे। नंद गोपाल नंदी भी आपको देखेंगे। पंकज सिंह को इस बार शामिल किया जाएगा। आप देखिए, बहुत भारी मार्जिन से पंकज सिंह ने इस बार जो जीत है वो हासिल की है। तकरीबन 2 लाख से ज्यादा का जो मार्जिन था वो जीत हार का रहा था। मोहसिन रजा एक बार फिर से आपको रिपीट होते हुए देखेंगे। आशुतोष टंडन होंगे इस बार मंत्रिमंडल के अंदर। ब्रजेश पाठक एक बार फिर से रिपीट होंगे। गुलाबो देवी भी आपको एक बार फिर से नजर आएंगी।
दया शंकर सिंह, आशीष पटेल, संजय निषाद। ये संजय निषाद पार्टी की तरफ से आपको इस बार दिखेंगे। ये यहां सहयोगियों की बात है। भूपेंद्र चौधरी, सूर्य प्रताप शाही, रामनरेश अग्निहोत्री, अनिल राजभर, रमापति शास्त्री, स्वतंत्र देव सिंह। देखिए अभी उनके पास जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की थी, लेकिन अब इस बार वो कैबिनेट का चेहरा हो सकते हैं। लेकिन ये सब संभावित है, जो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं संभावित है। इसकी अभी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इसकी चर्चाएं सबसे ज्यादा हैं, इसलिए यह जानकारी आप तक पहुंचाना जरूरी है। अंजुला माहौर, ये भी आपको एक नए और महिला के तौर पर आपको कैबिनेट के अंदर नजर आएंगी, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी भी इस बार आपको यहां पर नजर आएगी। प्रतिभा शुक्ला, फिर धर्मपाल लोधी भी आपको दिखेंगे। डॉक्टर महेंद्र सिंह आपको एक बार फिर से नजर आएंगे। लक्ष्मी नारायण चौधरी भी आपको एक बार फिर से दिखेंगे। इसके अलावा फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की भी एक लंबी सूची है, जिसमें अदिति सिंह का नाम भी इस समय चल रहा है। अदिति सिंह जो कि आपको पता है कांग्रेस पार्टी में रही, उसके बाद इस बार भारतीय जनता पार्टी में आकर उन्होंने चुनाव जीता, और एक बार फिर से अब यह कहा जा रहा है कि उनको भी कोई मंत्री पद दिया जा सकता है, लेकिन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उनको बनाया जा सकता है। तेजपाल नागर का भी नाम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में है। जयकुमार सिंह हैं, अरविंद कुमार शर्मा हैं, वीरेंद्र सिंह हैं, राजेश चौधरी हैं, योगेश धामा हैं, जीएस धर्मेश हैं, अजीत पाल त्यागी हैं, ब्रजेश सिंह हैं, संदीप सिंह हैं, जयप्रकाश निषाद यहां पर एक बार फिर से आपको देखेंगे, और सतीश चंद्र शर्मा, इनका नाम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में है। राज्य मंत्री अपर्णा बिष्ट को बनाया जा सकता है। अपर्णा बिष्ट हालांकि चुनाव नहीं लड़ी है, लेकिन एमएलसी उनको बनाया जा सकता है, इसकी जानकारियां पहले भी आती रही। राजीव सिंह, महेश त्रिवेदी हैं, फिर अमित अग्रवाल हैं, संजय शर्मा हैं, रविंद्र जायसवाल हैं, दिनेश खटिक हैं, सुरेश पासी, फतेह बहादुर सिंह, अतुल गर्ग, राम रतन कुशवाहा, राजेश्वर सिंह, शलभ मणि त्रिपाठी और असीम अरुण, ये राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ये एक संभावित जो नामों की सूची है वो हमने आप तक पहुंचाई है, और कुल इसको अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग ये 46 के आसपास ये संख्या बनती है। हालांकि कल जो जानकारी है शपथ में, हो सकता है 20 जो मंत्री हैं वो शपथ आपको लेते हुए नजर आए, और आगे इस पर और चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। दो वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ इस बार जुड़ चुके हैं। आनंद वर्धन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सुनील कौशिक जी, दोनों ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों लोगों का बहुत स्वागत है, सुनील जी आपका भी और आनंद जी। सुनील जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि कल हम लोगों ने देखा कि उत्तराखंड के अंदर जो पूरा कैबिनेट है वो हमको नजर आया। धामी साहब ने जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन अब उत्तर प्रदेश पर निगाहें हैं लोगों की। जो नामों की जो चर्चा है बहुत ज्यादा, एक तो आपको क्या नजर आ रहा है, और अगर 2024 सीधे तौर पर हमको दिखेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बहुत कुछ निर्धारित होता है 2024 को अगर हम देखें, या लोकसभा चुनाव को हम देखें, तो क्या वो सारे रिफ्लेक्शन दिखेंगे? और जो नामों की चर्चा है उसको आप किस तरह से देखते हैं? ओवरऑल योगी 2.0 को आप किस प्रकार से देखेंगे? मेरा मानना है कि लगभग इस समय 40 के आसपास मंत्रिमंडल रह गया है, क्योंकि 51 में से 11 मंत्री चुनाव हार गए। तो जहां तक मेरा आकलन है, उन 40 में से लगभग 25 के आसपास, 24, 25, 26 भी संख्या हो सकती है। 2 दर्जन के आसपास वो पुराने चेहरे होंगे, बाकी वो नए चेहरे होंगे, क्योंकि 107 नए प्रत्याशियों की जो टिकट काटी गई थी उसमें से 80 जीत के आए हैं, और लगभग 85 सीटों पर जब 2017 में जहां बीजेपी हारी थी, उनमें से 23। और कोई भी हमारे विधायकगण अभी इसमें अपनी बाइट नहीं देंगे, मेरा आग्रह है। इसी कड़ी में अब मैं अभी विधायक दल के नवनिर्वाचित नेता, एक मिनट, कोई विधायक इंटरव्यू नहीं देगा, बाइट नहीं देगा। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ही सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक बाइट देंगे। सारे मीडिया के साथियों को विनंती है कि जहां तक विधायक की बैठने की सीटें इसके ऊपर चले जाए कुटिया, कोई सुरक्षा कर्मी ने आपको ऊपर कम हुई है, लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। तो वो सीटें ज्यादा से ज्यादा कैसे जीती जाए, क्योंकि इस बार मुझे लगता है कि जब अखिलेश यादव प्रतिपक्ष नेता होंगे और विपक्ष की भूमिका भी अहम हो जाएगी, क्योंकि एक बड़ी संख्या में विपक्ष उत्तर प्रदेश में रहेगा विधानसभा में, तो थोड़ी सी लड़ाई मुझे लगता है कि मजबूत होगी। इसलिए उसको भी ध्यान में रखते हुए कि 2024 में ऐसी दिक्कत क्रिएट न हो, तो ऐसे चेहरों को सम्मिलित किया जाएगा। जहां केबी मौर्य की बात है, मैं फिर कह सकता हूं केबी मौर्य आ सकते हैं, 50-50% चांस है, क्योंकि हारे हुए प्रत्याशी को यदि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो उसका उदाहरण उत्तर प्रदेश में भी पेश किया जा सकता है कि हारने और जीतने का कोई मतलब नहीं है। तो उनके चेहरों पर वोट मिला है बीजेपी को, या अहम भूमिका वो रखते हैं। और सहयोगी दल अपना दल है निषाद राज्य पार्टी
कि इस विधायक दल की आज की इस बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में यहां पर उपस्थित देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, सह पर्यवेक्षक के रूप में यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्मान्य श्री रघुवर दास जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रभारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश के संगठन के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय राधा मोहन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आशीष सिंह पटेल जी, निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी के रूप में जिन्होंने 5 वर्षों तक निरंतर प्रदेश में सुरक्षा सुशासन की स्थापना करने में अपना योगदान दिया, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश संगठन के महामंत्री श्री सुनील बंसल जी, सभी सम्मानित नवनिर्वाचित विधायकगण, विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यगण, भारतीय जनता पार्टी के अन्य सम्मानित पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने केंद्रीय पर्यवेक्षक माननीय गृह मंत्री जी का, सह पर्यवेक्षक और पूरी पार्टी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि पांच वर्षों तक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम सबको सेवा का अवसर देने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की इस सरकार की नई सरकार गठन के लिए मुझे विधायक दल के नेता के रूप में आज यहां पर चुना गया है। मैं आभारी हूं आप सबका। इस प्रस्ताव का यहां पर जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया माननीय श्री सुरेश खन्ना जी, हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं और विधायक दल के वरिष्ठतम सदस्य हैं, लगातार 8वीं बार 9वीं बार शाहजहांपुर से विधायक चुने गए और माननीय सुरेश खन्ना जी के प्रस्ताव पर श्री सूर्य प्रताप शाही जी ने, श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी ने, श्री राम नरेश अग्निहोत्री जी ने, श्री सुशील साक्य जी ने, श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन करने के साथ ही आप सब ने सर्वानुमति से इस प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया है।
मैं इसके लिए आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री 5 वर्ष तक कार्य करे और फिर वह पार्टी द्वारा सत्ता में आ जाए। अगर आप लगातार पहले आम चुनाव से लेकर के अब तक देखेंगे कि पहली बार हुआ है और यह संभव हुआ है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका यशस्वी नेतृत्व, माननीय गृह मंत्री जी जब उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, उन्होंने उस समय संगठन की जो एक मजबूत नींव प्रदेश में रखी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनके व्यापक दौरे और 2014 में केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा सुशासन के लिए, गरीब कल्याण के लिए जो भी कार्यक्रम प्रारंभ हुए, 2017 में विधानसभा चुनाव के पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से एक एक योजना को उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की सेवा के लिए समर्पित करने के जिस भाव के साथ यह अभियान प्रारंभ हुआ, सरकार और संगठन का बेहतर समन्वय, एक एक अभियान के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की सेवा के लिए जो सुरक्षा का बेहतर माहौल, प्रदेश में गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य जिस प्रतिबद्धता के साथ हुआ है, जनता जनार्दन ने उसका सुपरिणाम 2022 के इस विधानसभा चुनाव में भी तमाम दुष्प्रचार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत की सरकार के रूप में आज हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। जो मुझ पर विश्वास किया है पार्टी ने 2017 में, तब तो मैं विधायक भी नहीं था, एक सामान्य सांसद था, मेरे पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था, मैं शासन के किसी भी दायित्व का तब तक निर्वहन नहीं किया था, लेकिन एक अभिभावक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक एक शासन की सुशासन के बारे में कैसे हमें इस अभियान को आगे बढ़ाना है, उस अभियान को आगे बढ़ा करके पूरी प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सुरक्षा की कोई बात करे, कानून का राज हो इसकी बात करे, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक सपना था। लेकिन उस सपने को हकीकत में हम बदल पाए क्योंकि इन महापुरुषों का एक अभिभावकत्व जैसा संरक्षण हम सब के ऊपर था और उसको हम लोगों ने प्रभावी ढंग से प्रदेश में लागू करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। उसके परिणाम भी आए। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में व्यापक निवेश हुए, उत्तर प्रदेश में रिफॉर्म की बात हो सकती है, उत्तर प्रदेश में विकास की बात हो सकती है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी सुशासन की बात हो सकती है और उत्तर प्रदेश जैसी घनी आबादी का राज्य देश के अंदर मॉडल के रूप में प्रस्तुत हो सके, इसलिए संभव हुआ क्योंकि एक टीम वर्क पर संरक्षण था आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, हमारे केंद्रीय नेताओं का और एक अभिभावक के रूप में समय समय पर जिस रूप में बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के इस अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, वो हम तभी संभव हो पाया। अन्यथा हम तो अनगढ़ लोग थे, कोई भी जानकारी नहीं थी। एक सांसद के रूप में हर व्यक्ति जान सकता है, एक सांसद अपनी बात को रखता है, संसद में रख सकता है, लेकिन शासकीय कार्य कैसे संपादित होने हैं,
प्रशासन की व्यवस्था का संचालन कैसे होना है, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को जब हम एक सांसद के रूप में रहते तो अपने संसदीय क्षेत्र तक सीमित रहते हैं, लेकिन जब एक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में हमें कार्य करना हो तो उस समय अपनी भूमिका का निर्वहन किस रूप में करना है, यह एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। और उस जिम्मेदारी का निर्वहन किस रूप में किया जाना चाहिए, यह एक एक बात को समय समय पर जिस प्रभावी ढंग से लागू करने में हमें मदद मिली, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश कई क्षेत्रों में 2017 के पहले जिस उत्तर प्रदेश को केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में या स्वयं की कोई योजना तो होती नहीं थी, लेकिन केंद्रीय योजनाओं को भी लागू करने में जिसकी भूमिका सबसे पीछे होती थी, जिसके कारण केंद्रीय योजनाएं देश के अंदर कहीं ना कहीं उनके मार्ग में उत्तर प्रदेश एक बैरियर दिखाई देता था, आज उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य के रूप में है उन योजनाओं को लागू करने में। और इसका परिणाम है कि पूरे देश के अंदर न केवल केंद्रीय योजनाएं सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को इसका लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दिया। लोगों को पहली बार लगा कि गरीब का घर भी बन सकता है, पहली बार लगा कि पैसा सीधे गरीब के खाते में जा सकता है, पहली बार लगा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा सकते हैं, पहली बार लगा उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त राज्य बन सकता है, और पहली बार लगा है कि एक गरीब को भी फ्री में उत्तर प्रदेश के अंदर राशन प्राप्त हो सकता है। कोरोना कालखंड में 15 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार राशन मिलना, केंद्र शासन की ओर से भी और राज्य शासन की ओर से भी एक सपना था, क्योंकि यहां पर तो खाद्यान्न घोटाला हुआ करते थे। लेकिन आज प्रत्येक नागरिक को तकनीक का उपयोग करके, जिस तकनीक के लिए प्रधानमंत्री जी का बार बार जोर रहता था, आज उस गरीब को उस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। और हमने देखा इस पूरे चुनाव में सचमुच जनता भले ही प्रतिक्रिया व्यक्त न करती हो, लेकिन वक्त आने पर उसका जवाब जरूर देती है। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तमाम दुष्प्रचार के बाद विपक्ष और जितने भी ऐसे लोग थे देश और दुनिया में जो भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता या फिर भारत के हित के संवर्धन में सदैव आड़े बनते हैं, वे सब किसी न किसी रूप में इस चुनाव को प्रभावित करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में हस्तक्षेप करने की मुद्रा में थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अटूट विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो ये मूल मंत्र है, इस मूल मंत्र ने अपना असर दिखाया और जनता जनार्दन ने कहा कि नहीं, हम अब वंशवाद की राजनीति में नहीं, हम अब जातिवाद और उन संकीर्ण राजनीतिक दायरों से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के लिए अपना समर्थन देंगे। और जनता जनार्दन ने अपने देखा होगा गांव गांव में गरीब की झोपड़ी से लेकर के एक सामान्य इंसान, माताएं बहनें हो, बेटियां हो या युवा या अन्नदाता किसान, सबने भारतीय जनता पार्टी को मुक्त कंठ से, खुले हृदय से समर्थन देकर के सारे के सारे उन दुष्प्रचारों को दरकिनार करते हुए केवल और केवल एक विश्वास के साथ कि मोदी है तो मुमकिन है, और इस भाव के साथ जनता जनार्दन ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल को दिया। और जिसका परिणाम है कि 2/3 से अधिक समर्थन लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने सहयोगी दल के साथ आज फिर से सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। भाइयों बहनों, यह एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। सत्ता प्राप्त करना एक प्रतिष्ठा का विषय नहीं, हम सब की परीक्षा के दौर से आगे बढ़ने के लिए भी हमें सतर्क रहने के लिए प्रेरित करता है। यह परीक्षा हम जनता जनार्दन की अदालत में कितने अपने आप को खरा उतार सकते हैं। योजनाओं का लाभ बेहतर समन्वय के माध्यम से और डबल इंजन की सरकार का जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र था, उसको जनता ने खुले हृदय से अपना समर्थन किया है।
खुले हृदय से उसको अंगीकार किया है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में उन योजनाओं को हर एक तक पहुंचना, तकनीक उसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। 80,000 राशन कोटी की दुकान में ई-पॉस मशीन का लग जाना, उन गरीबों तक राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो जाना, जनधन अकाउंट में करोड़ों बैंक के खाते खुल जाना, भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ जाना, और इन सभी को जब हम आगे लेकर के चलते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम सबके सामने प्रतिस्पर्धा पहले कुशासन से सुशासन के लिए था, अब सुशासन को और भी सुदृढ़ करने की दिशा में अगला हमारा कदम क्या होना चाहिए, स्वयं से हमारी प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होगी और उसके लिए तैयार होना, उसके लिए तैयार होना। उस सुशासन की स्थापना उसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक संकल्प दिया है देश के सामने, जिस प्रकार का शासन देकर के देश की और दुनिया के अंदर आज लोकप्रियता की एक नई ऊंचाइयों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी छू रहे हैं अपनी कार्यों के माध्यम से, अपनी कर्मठता के माध्यम से, अपने देश की सुरक्षा, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भारत को दुनिया के महाशक्ति के रूप में स्थापित करने को लेकर के, और यही संकल्प देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की भी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश अगर विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, यह देश के विकास में सहायक बनता है। आखिर देश की छठी आबादी यानी 1/6 आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है, और 1/6 की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करने के बाद इस 6 करोड़ जनता के लिए, हमें याद है जब पहला बजट हमें प्रस्तुत करना था, मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन लेने के लिए गया था। उन्होंने कहा योगी जी देखिए, यूपी जैसे राज्य का बजट 2 लाख करोड़ का हो, कैसे आप लोगों को सुविधाएं दे पाएंगे? लेकिन इसके लिए 2 कार्य करने पड़ेंगे। राज्य की आय को बढ़ाना पड़ेगा और खर्च के दायरे को भी बढ़ाना पड़ेगा, जिससे हर गरीब तक शासन की योजनाएं पहुंच सके। और हम लोगों ने 2 लाख करोड़ से बढ़ा करके 6 लाख करोड़ तक उत्तर प्रदेश की बजट को आगे बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का कार्य पहले 5 वर्ष के इस कालखंड में, जबकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हमारे सामने चुनौती के रूप में थी, उस पर भी हम लोगों ने करने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश की जीडीपी को बढ़ाया है, ये दुगने से ज्यादा हुई है, लेकिन साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जिसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन की पहले कालखंड के इस कार्यक्रम को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ होना है, लोक कल्याण संकल्प पत्र पार्टी ने चुनाव के ठीक पहले जारी किया है। और यही नहीं, युवाओं के लिए, अपनी माताओं बहनों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए, और उत्तर प्रदेश की जो पहचान है उस आस्था का सम्मान करने के लिए बहुत कुछ अभी हासिल करना बाकी है, जिसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन आप जो अपेक्षाएं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की हैं, उन अपेक्षाओं पर, उन आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए हम सबको प्राणपण से जुट करके काम करना होगा, मिलकर के कार्य करना होगा, एक टीम वर्क के रूप में काम करना होगा, मिलकर के एक सेवक के रूप में। एक देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही कि हमारी भूमिका एक सेवक की होनी चाहिए। हम शासन में आते हैं, मालिक बनने की भूल कभी न करें। एक सेवक के रूप में बहुत है, हम उस व्यवस्था के कस्टोडियन के रूप में हमारी भूमिका होनी चाहिए। पार्टी ने एक व्यवस्था दी, उस व्यवस्था के तहत हम उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। पार्टी की व्यवस्था होगी, उस व्यवस्था के तहत हम अपना योगदान देंगे और पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उसको आगे बढ़ाना, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उत्तर प्रदेश
तमाम मामलों में आज अग्रणी राज्य के रूप में देश के अंदर उभर करके आया है। उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प के साथ जुड़ने का समय हमारे सामने है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बनेगा और ये संभव है। मैं बार बार कहता हूं, उत्तर प्रदेश तो प्रकृति और परमात्मा का प्रदेश है, सब कुछ यहां पर है और आज हम सबका सौभाग्य है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व हम सबके पास है। वो उत्तर प्रदेश के काशी से स्वयं देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका मार्गदर्शन निरंतर उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है, संरक्षण प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश को कैसे अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया जाए, इसके लिए प्राप्त होता है और ये हम सबका सौभाग्य है कि हम इस प्रक्रिया के साथ, सेवा के इस मिशन के साथ जुड़ करके अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। और आज एक बार फिर से मुझे जब पार्टी ने अवसर दिया है, मैं यहां पर केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में माननीय गृह मंत्री जी का, सह पर्यवेक्षक के रूप में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री रघुवर दास जी का हृदय से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए और सर्वानुमति से इस राय को यहां पर व्यक्त करने में जो योगदान हमारे नेताओं का यहां पर प्राप्त हुआ है, इनके लिए प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं पार्टी संगठन का चुनाव के दौरान चुनाव के प्रभारी के रूप में माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, संगठन के प्रभारी के रूप में माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश संगठन महामंत्री के रूप में प्रदेश के अंदर सभी कार्यकर्ताओं का संयोजन करके इस पूरी प्रक्रिया को एक टीम भाव के साथ आगे बढ़ाने में जो योगदान श्री सुनील बंसल जी ने और उनकी पूरी टीम ने दिया है, मैं इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे दोनों सहयोगी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, श्री सुरेश खन्ना जी और इस पूरी टीम ने, मेरे मंत्रिमंडल के जितने सहयोगी थे, जिन लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। संगठन के केंद्रीय मंत्रीगण थे, केंद्रीय पदाधिकारी थे, देश के अंदर प्रवासी कार्यकर्ता थे, विस्तारक थे, उन सब का भी मैं हृदय से इस अवसर पर आभार व्यक्त करता हूं। आज मुझे फिर से जिम्मेदारी पार्टी ने दी है और मैं इसको पूरी मजबूती, मैं इस बात का एक बार फिर से वचन देता हूं कि पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास किया है, हम लोग कभी भी बिना डिगे, बिना झुके, बिना थके और बिना डिगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को जनार्दन मान करके उनकी सेवा के लिए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तत्परता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करेंगे और पूरा विधायक दल, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल, हमारा पूरा विधायक दल इस पूरे अभियान का साक्षी बने और इस अभियान के साथ एक टीम के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे, उसके बेहतर परिणाम और भी अच्छे ढंग से आ सकते हैं। कोरोना कालखंड में चुनाव संपन्न हुआ है, एक बड़ी चुनौती थी और फ्री में वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को जिस रूप में उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है, हम इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं। देश के अंदर 175 करोड़ वैक्सीन की डोजेस लगी हैं और उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 29 करोड़ 70 लाख वैक्सीन की डोजेज अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हुई हैं। थर्ड वेव पूरी तरह समाप्त हो चुका है, लेकिन हमें फिर भी सतर्क रहना होगा। कोरोना कालखंड में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान
जो उत्साह आप सबके प्रति, पार्टी के इस पूरे अभियान के प्रति जनता जनार्दन ने व्यक्त किया है, मैं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का इसके प्रति हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने चुनाव प्रचार में और पूरी प्रक्रिया के साथ, पूरी मजबूती के साथ भाग लेकर के इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाया है। अपने दोनों सहयोगी दल, अपना दल और निषाद पार्टी, अपने इन दोनों नेताओं का, इनसे जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का भी हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं, जिन लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर के चुनाव जिताने में अपना योगदान किया है। मैं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी, विधायक दल और हमारे सहयोगी दल ने जो आज फिर से मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस दायित्व के निर्वहन करने के लिए आपके साथ मिलकर के कार्य करने का पूरा प्रयास करूंगा। आपका एक बार फिर से मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का, आज के इस केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में माननीय गृह मंत्री जी, सह पर्यवेक्षक के रूप में माननीय श्री रघुवर दास जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं इस देश के यशस्वी गृह मंत्री और 2014 से लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव में बार बार कल्पनाओं से परे नतीजे लाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान और मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिला है, एक कार्यकर्ताओं की एक बड़ी संग्रह और सशक्त भाजपा बनाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान उत्तर प्रदेश में हम सब कार्यकर्ताओं को जिनका आशीर्वाद मिला है, ऐसे इस देश के यशस्वी गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सब का मार्गदर्शन करें। आदरणीय अमित शाह जी। आज के उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में उपस्थित उत्तर प्रदेश विधायक दल के नवनिर्वाचित नेता श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, संगठनात्मक नेतृत्व में, ऐसे हमारे भाई स्वतंत्र देव जी, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिनको चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी थी, ऐसे देश की शिक्षा मंत्री भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, मेरे साथ सह पर्यवेक्षक श्रीमान रघुवर दास जी, उत्तर प्रदेश के संगठन के प्रभारी राधा मोहन सिंह जी, उत्तर प्रदेश के दोनों पूर्व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी, दिनेश मौर्य जी, दिनेश शर्मा जी, हमारे संगठन मंत्री सुनील बंसल जी, भाई सुरेश खन्ना जी, आशीष सिंह जी, संजय निषाद जी, और आज इस बैठक में यहां पर उपस्थित सभी विधायक दल के सदस्य भाइयों और बहनों, आज हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है कि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक नया इतिहास लिखने का क्षण इसी सभागार के अंदर हो रहा है। 35 सालों से कभी भी एक पार्टी को दूसरी बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने दोनों बार 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ जनता का समर्थन हासिल किया। उत्तर प्रदेश की स्थापना से लगभग कोई भी
मुख्यमंत्री अपने शासन के आधार पर फिर से एक बार जनादेश लेकर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। कारण क्या होगा, इसकी मीमांसा में जाने का दिन नहीं है, परंतु हम सब के लिए आनंद का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में चुनने का काम किया। ठीक है, आज हम सब मिलकर योगी जी को निर्विरोध विधायक दल के नेता के रूप में आप सबने चुना है, परंतु चुनाव की शुरुआत से, जब से सदस्यता अभियान चालू हुआ तब से मैं ही आया था, पार्टी ने घोषणा की थी कि योगी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद जनता ने फिर से एक बार 2/3 से ज्यादा बहुमत से हमें जिताया है और योगी जी को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाया। मित्रों, उत्तर प्रदेश एक प्रकार से कई सालों से अस्थिरता का केंद्र रहा, राजनीतिक अस्थिरता का केंद्र रहा। आजादी के शुरुआती समय के बाद यहां पर धीरे 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 मूल्यों का भी क्षरण हुआ और राजनीतिक विचारधाराओं का भी क्षरण होता गया, और परिणाम स्वरूप जातिवादी और परिवारवादी पार्टियां उत्तर प्रदेश में पनपती गई, पलती गई, बढ़ती गई, और उसी के कारण एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बहुत लंबे समय से 2014 तक चला। 2014 के आम चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होंगे, और उस घोषणा के साथ ही समग्र देश के अंदर एक चेतना जागृत हुई थी। समग्र देश के अंदर एक खुशी और आशा की लहर दौड़ी। मैं उस वक्त उत्तर प्रदेश का प्रभारी था, मुझे ठीक याद है, एक घोषणा के साथ ही उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के अंदर भी एक खुशी की लहर। मैं जब प्रभारी बना तब एक घोषणा नहीं हुई, घोषणा के बाद आम कार्यकर्ता भी बोलने लगा था कि इस बार 65 के पार सीटें जीतेंगी। और जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव अभियान चला, 2014 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने भोले शंकर की तरह कृपा कर 73 सीटों के साथ जिताने का काम। और पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में एक विश्वास होगा कि अगर 14 के चुनाव में 73 सीटें जीत सकते हैं तो 17 में 300 पार भी कर सकते हैं। और मोदी जी की सरकार 14 से 17 चली, यही योजनाएं थी जो योगी जी ने जमीन पर उतारी। मगर उस वक्त जो शासन था समाजवादी पार्टी का, उसने योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए कोई परिश्रम नहीं करा। ये योजनाएं जातिवाद के कारण हर व्यक्ति पर तक नहीं पहुंची। ये योजनाएं भ्रष्टाचार के कारण जमीन पर नहीं पहुंची। ये योजनाएं एडमिनिस्ट्रेशन के राजनीतिकरण के कारण जमीन पर नहीं पहुंची, और ये योजनाएं राजनीति के अपराधीकरण के कारण भी जमीन पर नहीं पहुंची। हमने इसको मुद्दा बनाया। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता
उत्तर प्रदेश के एक एक मतदाता के घर में गया और उन्होंने कहा कि मोदी जी पर भरोसा करिए, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करिए, हम उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 सूबा बनाएंगे, पहले नंबर का प्रदेश। और मित्रों, परिणाम आया कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 300 पार का मैंडेट उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया। उत्तर प्रदेश में बहुत समय के बाद किसी पार्टी को 300 पार का मैंडेट मिला और फिर पार्टी ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। ढेर सारी चुनौतियां थी, बिखरा हुआ अर्थतंत्र था, छिन्न विछिन्न प्रशासनिक ढांचा था। जैसे पहले मैंने कहा, पूरे प्रशासन का राजनीतिकरण हो चुका था और राजनीति का अपराधीकरण हो चुका था। कानून और व्यवस्था की स्थिति में कोई ठोस ठिकाना नहीं था। औद्योगिक निवेश के लिए जो सम्मेलन मुख्यमंत्री करते थे वो दिल्ली में करने पड़ते थे, क्योंकि उद्योगपति लखनऊ सम्मेलन में आने के लिए भी तैयार नहीं थे। इस प्रकार की राजनीतिक स्थिति थी। गरीबों को लोकतंत्र के अंदर श्रद्धा ही नहीं बची थी। उनको जातिवाद ने एक प्रकार से जातिवाद के नासूर ने इनकी आशाओं को खत्म कर दिया। परिवारवाद के नासूर ने इनकी लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा को शत विशत कर दिया। और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने शासन की बागडोर संभाली और मैं आज ये बात आप सबके कहने आया हूं कि 2017 से लेकर 2022 तक जो यात्रा चली, बीच में 19 में भी हमने 65 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ एक बार विजय प्राप्त की और अंत में 22 में फिर एक बार 2/3 बहुमत से जीते। भारत की राजनीति का, भारत के लोकतांत्रिक चुनाव का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तब पंडितों ने इस बात की मीमांसा, इस बात की समीक्षा जरूर करनी पड़ेगी कि क्या हुआ 2017 से 2022 के बीच में, क्या हुआ कि इतना प्रचंड जनादेश फिर से एक बार हुआ। मित्रों, सबसे बड़ा काम योगी सरकार ने किया तो मैंने जो कहा, प्रशासन के राजनीतिकरण को उन्होंने समाप्त कर दिया। प्रशासन संविधान के आधार पर, प्रशासन कैबिनेट के निर्णय के आधार पर चलने लगा। कोई जाति विशेष के लिए प्रशासन काम नहीं करता और राजनीति का अपराधीकरण बंद हो गया। माफिया, गुंडे पुलिस प्रशासन के मालिक बनकर बैठे थे, उसको शीर्षासन कराने का काम योगी सरकार ने किया और पूरे उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त करने का काम। गरीब आदमी के मन में भी एक आशा जगी कि मैं जाकर थानेदार को मेरी रपट लिखाऊंगा तो वो एफआईआर में बदल जाएगी। एक छोटी सी बच्ची को भी ये विश्वास जगा कि किसी की हिम्मत नहीं है मेरे साथ छेड़खानी करने की, अगर मैंने फरियाद कर दी तो वो जेल की सलाखों के पीछे। और वो विश्वास जागने के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर एक बदलाव की राजनीति शुरू हुई। मोदी जी ने जो सूत्र दिया था, सबका साथ सबका विकास, वो सूत्र पर भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार चली और योगी आदित्यनाथ ने उस सूत्र को जमीन पर उतारने का काम किया। ढेर सारी योजनाएं, हमने किसी की जाति नहीं पूछी, हमने किसी का धर्म नहीं पूछा। जिसको घर मिलना था उसको घर मिला, जिसको गैस मिलना था उसको गैस मिला, जिसके घर में बिजली पहुंचती थी वो 1,42,00,000 लोगों के घर में बिजली भी पहुंच गई।
जिनको आयुष्मान भारत योजना का कार्ड मिलना था उसको आयुष्मान भारत योजना का कार्ड जाति और धर्म पूछे बगैर मिला, शौचालय घर में बन गया और मुफ्त में अनाज देने की योजना भी उसके घर तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और एक जो बदलाव आया वो उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत करने वाला। आज मैं सारे विधायक यहां बैठे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं मित्रों, हम सब सोचते हैं, कई बार मैं भी चुना हुआ प्रतिनिधि रहा हूं, 5 बार विधायक चुनकर आए, 1 बार राज्यसभा सांसद, 1 बार लोकसभा सांसद। हम सबको लगता है कि हमारी लोकप्रियता से हम जीत कर आए। मैं सभी को कहता हूं कि पार्टी सबसे ऊपर होती है और पार्टी की नीतियां ही पार्टी के लिए लोकप्रियता का सृजन करती है। सरकार के कार्यक्रम ही नेतृत्व को लोकप्रिय बनाते हैं और हमारा दायित्व है कि नींव डालने का जो काम किया है इस पर एक भव्य इमारत भारतीय जनता पार्टी की बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के विकास की जो नींव डालने का काम 5 साल में हुआ है, आगे के 5 साल उत्तर प्रदेश के खोए हुए गौरव को वापस दिलाने का है और उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 राज्य बनाने के बाद यहीं से शुरू होती है बदलाव की यात्रा, यहीं से शुरू होती है विकास की यात्रा, यहीं से होती है सुरक्षा के दृढ़ीकरण के नई यात्रा और यहीं से होती है नींव पर समृद्धि की बुलंद इमारत बनाने की यात्रा। यहीं से शुरू होती है गरीब और युवाओं के और छोटी बच्चियों के आशाओं, आकांक्षाओं और सपनों की यात्रा और उसको पूरा करने का काम मेरे सामने बैठे हुए सभी लोगों ने, सभी विधायकों ने करना है, योगी जी के नेतृत्व में करना है। और हम सब आज विजय के आनंद के साथ साथ ये संकल्प भी लेकर जाएं कि जो कानून और व्यवस्था को दृढ़ता प्रदान करने का काम 5 साल तक हुआ है उसमें हम विक्षेप न बनाएं, इसको और सुदृढ़ बनाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पहुंचाई है। पूरे उत्तर प्रदेश के 6 कोने को जोड़ने वाले राजमार्ग बने हैं, एक्सप्रेसवे बने हैं। गरीब कल्याण के हर क्षेत्र में अतुलनीय सिद्धि प्राप्त की है। घर देना हो, बिजली देना हो, शौचालय पहुंचाना हो, गैस देना हो, स्वास्थ्य का कार्ड देना हो, मुफ्त में अनाज पहुंचाना हो या देश में सबसे ज्यादा कोरोना का टीका लगाना हो, हर योजना को हमने गरीबों तक पहुंचा है। यात्रा भी हमारी चालू रहनी चाहिए। यहां पर अच्छे राजनीतिक माहौल और कानून और व्यवस्था की परिस्थिति के कारण इन्वेस्टमेंट आने की शुरुआत, यही इन्वेस्टमेंट से राजस्व आएगा और यही राजस्व से फिर से योजनाएं बनकर गरीब को आगे बढ़ाने का काम करें। इन्वेस्टमेंट के माहौल को, निवेश के माहौल को और मजबूत बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता और एक-एक विधायक ने करना है। मित्रों, मुझे ठीक याद है 2017 में देश की 9वें नंबर की अर्थव्यवस्था था उत्तर प्रदेश। एक 5 ही साल में उसको दूसरे नंबर पर योगी सरकार ने लाया और हम सब ने सरकार आने वाले दिनों में जिन जिन को जिम्मेदारी मिले उसने संकल्प करना है कि 1 नंबर की अर्थव्यवस्था देश की उत्तर प्रदेश जल्द से जल्द बने। मित्रों, हम सब सौभाग्यशाली है कि मोदी जी जैसा एक व्यापक दृष्टिकोण रखने वाला नेतृत्व हमें मिला। मोदी जी जैसा एक दूरदर्शी नेतृत्व मिला।
एक परिश्रमी नेतृत्व मिला, एक गरीबों के प्रति संवेदना रखने वाला नेतृत्व मिला। देश की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए हर निष्ठ प्रयास करने वाला एक नेतृत्व मिला है और भारतीय जनता पार्टी को हर बूथ तक पहुंचाने की प्रेरणा देने वाला नेतृत्व भी श्री नरेंद्र मोदी। और यहां पर योगी जी ने मोदी जी के हर कार्यक्रम में जमीन पर सफलतापूर्वक परिश्रम के साथ उतारा। एक 5 साल में कोई एक सरकार इतना बड़ा परिवर्तन कर सकती है, मुझे लगता है इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ और उसके डॉक्यूमेंटेशन को लोगों ने नहीं पढ़ा तो कोई मान ही नहीं सकता। इतना हर क्षेत्र के अंदर विकास हुआ है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे खेल का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे 24 घंटा बिजली पहुंचाने की बात। तो 40 मेडिकल कॉलेज का जब हम लिखते थे वहां पर घोषणा पत्र में, तब श्री भूपेंद्र यादव मेरे साथ था कि 40 ही लिख दूं क्या, ऐसा पूछा था। आज मुझे आनंद है 40 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम संभाला। ये परिवर्तन जो उत्तर प्रदेश के अंदर आया है, ये भारतीय जनता पार्टी के नीतियों को सुचारू रूप से योगी जी ने नीचे तक पहुंचाया, इसके कारण। नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाओं का रेखांकन किया राष्ट्रीय स्तर पर, उसको जमीन तक, गरीब की झोंपड़ी तक पहुंचाने का एक भव्य पुरुषार्थ हुआ, पारदर्शी पुरुषार्थ हुआ। इसके कारण ये परिणाम मिला है। और आज आप सभी लोग चुनाव जीतकर यहां आए हैं और फिर से एक बार उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के सदस्य भी बने। आने वाले 5 साल न सिर्फ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। उत्तर प्रदेश के विकास के बगैर देश का विकास क्षेत्र की दृष्टि और जनसंख्या की दृष्टि से संभव ही नहीं। उत्तर प्रदेश का विकास एक प्रकार से देश के विकास के साथ जुड़ा है। प्रदेश में फिर से आप लोगों ने आज श्री योगी आदित्यनाथ जी को अपना नेता चुनकर कल उनका शपथ ग्रहण समारोह और एक और 5 साल उत्तर प्रदेश की सभा जनता का सेवा करने का मौका हम सभी को ईश्वर ने भी दिया है, जनता ने भी दिया है। और मोदी जी का नेतृत्व तो है ही। ये दोनों के सुभग समन्वय का उपयोग कर हम उत्तर प्रदेश को विकास की दृष्टि से हर ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करें। परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण, ये लोकतंत्र के इन 3 नासुरों उत्तर प्रदेश के अंदर समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने किया है। इन यात्रा को भी हमने 2014, 17, 19 और 22 ये चारों चुनावों ने सिद्ध किया है उत्तर प्रदेश की जनता अब परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण में नहीं मानती है, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस में मानती है। और ये पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, इसकी जो यात्रा शुरू हुई है, ये हम जारी रखेंगे। मैं चुनाव के अभियान में, जब से चुनाव अभियान शुरू हुआ तब से लगा, सदस्यता अभियान से, जब चुनाव का प्रचार बंद हुआ काशी क्षेत्र में, तब तक लगा। मैंने देखा है उत्तर प्रदेश के अभिनव कार्यकर्ता दिन रात अपने कुर्ते का कलर भी बदल जाए इतनी मिट्टी खाते हुए जन जन का संपर्क करने का काम, चाहे 31 दिसंबर हो, चाहे कोई त्योहार हो, कोई ऑकवर्ड समय पर भी मीटिंग के बुलाई गई, मगर किसी ने कोई हंसते हंसते सभी लोग आए, सबने काम। और देश भर से भी कोई बड़े बड़े नेता, गुजरात के मंत्रियों को मैंने देखा है, मध्य प्रदेश के मंत्रियों को देखा है, केंद्रीय मंत्रियों को देखा है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा वहां जाकर एक बूथ वीक है, वहां जाकर बैठ जाए, तो बूथ का काम करते हुए मैंने राज्य सरकार के मंत्रियों को उत्तर प्रदेश के चुनाव। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पूंजी है, हमारी कार्य संस्कृति हमारी पूंजी है।
उसको आगे बढ़ाना। चुनाव का नेतृत्व संगठन ने जिन लोगों को सौंपा है उनकी कार्य योजना को नीचे पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य होगा और विनम्रता के साथ देश भर के कार्यकर्ताओं ने यहां पर परिश्रम किया है। उत्तर प्रदेश के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता ने दिन रात एकत्रित कर जनसंपर्क का काम किया है। पहले 2 चरण में तो कोरोना का डर भी था, फिर भी कार्यकर्ता कभी मास्क लगा नहीं लगा, कोरोना होगा नहीं होगा, हुआ तो भी टेस्ट नहीं कराना है, चुनाव बाकी है, ये मोड़ और मिशन के साथ कार्यकर्ता लगा। मैं मानता हूं कि कार्यकर्ताओं का परिश्रम आज रंग ला है। कार्यकर्ताओं के परिश्रम में एक परिणाम दिया और परिणाम के लिए देश भर के और विशेषकर उत्तर प्रदेश के लक्षावधि कार्यकर्ता प्रणाम के अधिकारी हैं। मैं उन सभी को बहुत फिर से एक बार पूरे चुनाव अभियान में सबसे ज्यादा परिश्रम करने वाला कोई कार्यकर्ता का नाम लेना है तो पूरा देश बेझिझक श्री नरेंद्र मोदी का नाम देगा। इतना परिश्रम मोदी जी ने पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री रहते हुए भी कभी भी कोई सभा बढ़ा दी, कोई सभा पक्वत समय पर रखी, कभी डिसिप्लिन कार्यकर्ता के नाते, डिसिप्लिन नेतृत्व के नाते उन्होंने प्रचार अभियान को गति देने का काम किया। मित्रों, अंत में भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाए और उत्तर प्रदेश में जो मजबूत नींव डालने का काम जो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, इन नींव पर एक भव्य इमारत बनाए और उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 सूबा बनाने के लिए हम सब लोग मनोयोग से जुड़ जाए, यही आप सभी से अपेक्षा है। इससे एक बार आप सभी को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देकर और योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि अगले 5 साल उत्तर प्रदेश के इतिहास में आपके नेतृत्व में सुवर्ण अक्षरों से अंकित हो, इस प्रकार का उत्तर प्रदेश का विकास हो, यही शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह मंत्री जी। अब अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं मंचासीन अतिथियों का, माननीय गृह मंत्री जी का, आदरणीय रघुवर दास जी का, मंचासीन सभी अतिथि माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, उपस्थित आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का, हम मंचासीन सभी अतिथि गणों का और नवनिर्वाचित सभी विधायक गणों का, विधान परिषद के सदस्य गणों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की जाती है।